आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का। भैया दोनों एंटिटीज यानी कि फर्म यानी कि कंपनीज में अंतर क्या होता है? ये दो अलग अलग कैटेगरी क्यों बना? नॉन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो कोई सामान बनाता नहीं हो, जो कोई सामान बनाता नहीं है। अगर वो सामान बना नहीं रहा है तो वो धंधा कैसे कर रहा है? हो सकता है कोई सर्विस दे रहा हो सकता है कोई गुड्स बेच रहा हो। आज बताओ ना, तुम लोग अगर अपने मोहल्ला का राशन दुकान से राशन लेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग है? क्यों? क्योंकि वो बना नहीं रहा है। क्या जो आटा खरीद रहा है वो उसको पीस रहा है? क्या वो उसको उगा रहा है? क्या नहीं ना। तो ये सब होते हैं ट्रेडिंग फर्म्स, राइट। जितने भी रिटेलर्स है ट्रेडिंग का ही काम करते हैं। बट अगर तुम यही आटा चक्की को देख लो, वो आटा मैन्युफैक्चर कर रहा है। कोई ऐसा फैक्ट्री को देख लो जहां सामान मैन्युफैक्चर हो रहा हो, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो भैया ठीक है, आप टाइप्स को डिवाइड किए, बट ऐसा करने का जरूरत क्यों पड़ा? नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जो टाइप ऑफ खर्चा होता है ना, दोनों अलग होता है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी ट्रेडिंग कर रहा है, इसका मेन खर्चा क्या है? अपना स्टाफ को पैसा दे रहा है, हाँ। उसके बाद सामान का लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस। आज एक राशन दुकान के लिए मेन खर्चा क्या हो जाता है अलग से? जो वो एक मुटिया साहब को भेजते हैं ना, जो सामान को लोड अनलोड करते हैं। तो ये सब ट्रेडिंग वाला का खर्चा है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग का मेन खर्चा क्या हुआ? फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पड़ेगा इसका भारी। अरे भाई, आटा चक्की में भारी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आता है। तो ये सब क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा। तो दोनों का खर्चा का टाइप अलग है। दोनों का ट्रेडिंग में कुछ और जाएगा, पीएल में कुछ और जाता है बहुत हद तक। तो उसके लिए इनको अलग किया गया। तो हम लोग को खाली इतना समझना है, दो अलग अलग टाइप का फर्म होता है और अलग क्यों किया गया। अब सीधे बढ़ते हैं काम के बात पर। फाइनल अकाउंट ये है क्या? फाइनल अकाउंट देखो, एक बार अगर हम तुम लोग को वापस से हमारे फर्स्ट क्लास में लेकर जाएं। फर्स्ट क्लास में हम लोग एक चीज पढ़े थे, क्या? कि सबसे पहले कोना में एक आदमी बैठा रहेगा जो कि क्या कर रहा होगा? सब कुछ देख रहा होगा। और जहां पे फाइनेंशियल इवेंट होगा उसका वो क्या करेगा? रिकॉर्डिंग करेगा, जिसको क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्रीज। फिर वो जर्नल एंट्रीज का वो एक डब्बा टेबल्स बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? अब सारा जर्नल एंट्री और लेजर सही है कि नहीं, ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए वो क्या बना रहा है? ट्रायल बैलेंस। इसके बाद क्या बनता है? इस ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग। अब हम तुम लोग को बता रहे मेन बात, ट्रेडिंग प्लस पीएल। मतलब पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग बनाएगा या नॉन मैन्युफैक्चरिंग बनाएगा? नॉन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ट्रेडिंग का काम तो वही ना करता है अक्सर। तो ट्रेडिंग पीएल। उसके बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट। और बहुत बार साथ में क्या बन जाता है? कैश फ्लो। प्लीज कमेंट। तो ये ट्रेडिंग से लेके बैलेंस शीट जो है ना, ये है फाइनल अकाउंट। नाउ मेरे मन में एक बात आया भैया, कि आप इतना से इतना तक को ही फाइनल अकाउंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस तक ना हम लोग सारा चीज चेक कर रहे थे, बट ये इतना खाता पड़ी करने का जरूरत क्यों पड़ा? ये जानने के लिए ना कि मेरा पोजीशन कैसा है, मेरा प्रॉफिट कैसा है ये साल का, और मेरा आखिर में कितना एसेट लाइबिलिटी बचा। तो एक बार स्क्रीन पे देखना, ये जो ट्रेडिंग पीएल है, इसमें बेसिकली दो चीज होता है। बेसिकली बोले इसका मतलब जरूरी नहीं है यही दो चीज हो, इनकम एंड एक्सपेंस। ये बात क्लियर रहेगा। और ये बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट एंड लायबिलिटी। पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेडिंग पीएल जो है वो फॉर पीरियड होता है। जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल के ऊपर लिखते हैं ना, तो ये लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग।
मतलब पूरे साल में जो जो कर्म कांड हुआ सब यहां पर आएगा। लेकिन बैलेंस शीट को मतलब है क्या पूरे साल का कर्म कांड से? इसमें क्या लिखा रहता है? एज एट, मतलब कि उस दिन का क्या हाल चाल है। एज एट 31 मार्च, एज एट 31 दिसंबर, उस दिन का माहौल पूछा जा रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेकर। ओके, तो ये बेसिक ज्ञान मिल गया। ट्रेडिंग और पीएल में अंतर क्या है भैया? बेसिकली ट्रेडिंग में फैक्ट्री तक पहुंचने का, या फिर मेरा दुकान है तो दुकान तक पहुंचने का सारा खर्चा आएगा, जिसको हम लोग अक्सर डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। मतलब अगर ये खर्चा नहीं करेंगे ना तो मेरा धंधा चल ही नहीं सकता। भैया एक बार अगर एग्जांपल दे दे तो, फॉर एग्जांपल वेजेस, अगर माल आ रहा है, ठीक है, और वो माल उतारने के लिए हम किसी को दिहाड़ी दिए। दिहाड़ी इज फॉर डेली वेजेस एंड सैलरी इज फॉर मंथली और एनुअली वाला सिस्टम। तो हम उसको दिहाड़ी दिए, अगर वो दिहाड़ी नहीं देंगे मेरा माल उतरेगा नहीं, माल नहीं उतरेगा माल दुकान में घुसेगा नहीं, माल दुकान में नहीं घुसेगा तो माल बिकेगा कैसे? इसीलिए वेजेस को कहां डाला गया? ट्रेडिंग में। बट सैलरीज तो यार वो तो पूरे महीने का होता है। अच्छा, सैलरी का कोई डायरेक्ट खर्चा है क्या? हम बोल सकते हैं कि मेरा ये वाला कार्टून उतारने के लिए हम उस एम्प्लॉय को इतना सैलरी दिए। मानो तुम लोग अकाउंटेंट बना, तुम लोग का बैठ के जर्नल एंट्री का पास करने का काम है, तो हम बोल सकते हैं ये कार्टून उतारने का जर्नल एंट्री जो तुम पास किया है उसका 5 रुपया होता है? नहीं ना बोल सकते हैं, वो तो महीना भर के हिसाब से। लेकिन हम एक वेजेस के लिए बोल सकते हैं ना कि तुम 10 ही कार्टून उतारा है आज दिन भर में, दिन भर तो तुम फांकी मारा है, तो वहां पर हम उसको डेली हिसाब से डायरेक्टली बता पा रहे हैं ना कि इतना कार्टून पे तेरा इतना कंट्रीब्यूशन है। समझ में आया मेन रीजन कि ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों लेता है? क्योंकि वहां पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्टली गिन पाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया ट्रेडिंग एंटिटीज का मतलब समझ में आया कि जो गुड्स का परचेज सेल कर रहा है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब उस पर कोई ज़्यादा मेहनत कर नहीं रहा है। क्लियर? ठीक है। और फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हम लोग को समझ में आया। अगर आप हम लोग को एक सुंदर सा चार्ट बनाएं तो फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या दोनों अलग अलग चीज़ है क्या? नहीं, इसमें 2 काम किया जाता है। पहला इरादा मेरा क्या निकालने का पता है? इनकम, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। मेरे को पता करना है मेरा इनकम कितना है। दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट, मेरे को पता करना है मेरा पोजीशन कैसा है। तो तुम्हारा इनकम के लिए 2 चीज बना। पहला ट्रेडिंग, जिससे क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। और दूसरा पीएल, जिससे क्या निकला? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अंतर क्या है दोनों में? ग्रॉस प्रॉफिट स्पीक्स ओनली अबाउट डायरेक्ट खर्चा एंड डायरेक्ट कमाई। अरे आज मेरा राशन का दुकान है, मनिहारी का दुकान इज ऑल्सो राशन का दुकान, राइट? मेरा मनिहारी का काम है, मेरे लिए डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट इनकम क्या होगा? सेल्स, वो मेरा डायरेक्ट इनकम है। लेकिन मानो मेरे पास कोई पूर्वज का जायदाद पड़ा था जिसका हम भाड़ा पे दे के रखे हैं, उससे भाड़ा भी आ रहा है, क्या वो मेरा डायरेक्ट इनकम है? नहीं ना। तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में जाएगा? पीएल में जाएगा। उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या नेट प्रॉफिट निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो जब बोले ग्रॉस तो समझ जाना कि अभी तक इनडायरेक्ट खर्चा का कुछ हिसाब किताब नहीं किया है। अब मालूम है, एज अ स्टूडेंट मेरे मन में एक सवाल आता था कि इतना माथापची कर क्यों रहा है ये लोग? कोई रीजन होना चाहिए ना। इतना माथापची करने का फायदा हम सीधे नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाले, अलग करने का क्या जरूरत है? तो तुम लोग कोई सोच सकता है इसका रीजन कि अलग क्यों किया गया ट्रेडिंग और पीएल को? बुद्धि दौड़ाओ, क्या फायदा मिलेगा हमको डायरेक्ट खर्चा को और डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा को अलग करके? बताओ। 2 बात। पहले डायरेक्ट खर्चा मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस कार्टून को उतारने का इतना खर्चा लगा, इस कार्टून पे इतना ये वाला खर्चा। अरे आज मानो मेरा एक कैसे बोले, मानो हम एक ट्रेडिंग एंटिटी है और हमको ना एक सर्टिफिकेशन लेना होगा,
ठीक है। जैसे तुम लोग देखा होगा बहुत टाइप का सर्टिफिकेशन होता है, एक होता है FSSAI सर्टिफिकेशन, गोल्ड पे तुम लोग देखता होगा हॉलमार्क सर्टिफिकेशन लगता है, अभी आजकल एक हलाल सर्टिफिकेशन भी आया हुआ है। ये सब का मतलब क्या, कोई सर्टिफाई कर रहा है, कोई ऐसा बॉडी जो बैठा हुआ ऊपर में जिसका काम है सर्टिफाई करना, ये चीज को सर्टिफाई करना। आज हम अगर 20 कार्टून बनाएंगे ना तो वो ऊपर से 20 कार्टून पे थप्पा लगाएगा और वो बोल पाएगा ना एक कार्टून का थप्पा लगाने का हम 50 रुपया ले रहे हैं, तो ये कैसा खर्चा होगा, डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको अलग करके रखें। और इनडायरेक्ट जो मानो मेरा इस रूम में 50-100 कार्टून है तो हम इस रूम का रेंट दे रहे हैं, अब कौन सा कार्टून का कितना रेंट दे रहे बता पाएंगे नहीं, तो ये इनडायरेक्ट है, ये अलग की। अब इसको करने का रीजन समझो, तुम लोग के हाथ में, तुम लोग के कंट्रोल में कौन सा खर्चा है, तुम लोग जब देखेगा ना तुम लोग को समझना होगा। तुम लोग जब, ये तो 1 साल का खर्चा हुआ, मानो 10 साल से हम काम कर रहे हैं और 10 साल से मेरे सामने है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग, तो एनालाइज करने में आसान नहीं हो जाएगा कि ओके डायरेक्ट एक्सपेंस मेरा जो है पिछले 10 साल से मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस वैसा ही है, डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या, मतलब हम जिस बंदा से सर्टिफिकेशन ले रहे हैं वो दाम बढ़ाया, तो हमको अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, किसी और के पास जाएंगे सर्टिफिकेशन लेने, इस आदमी को छोड़ेंगे, है ना। तो ये रीजन था ये कॉन्सेप्ट लाने के पीछे, क्लियर है, ठीक है। और भी बहुत सारे रेशियोज में काम आता है। खैर ये बताओ ना, पोजीशन क्या बताएगा तुम्हारा, तुम्हारा पोजीशन कैसा है, कैसे पता चलता है कंपनी का, बैलेंस शीट, एग्जैक्टली भैया मेरे पास जैसा एसेट और जैसा लाइबिलिटी है ना उस हिसाब से पता चलता है। दुनिया में कभी भी तुमको कोई भी पैसा देगा, चाहे तुम बैंक के पास लोन लेने जाओ, चाहे तुम लोगों को अपना बिजनेस दिखा के उनसे इन्वेस्टमेंट मांगने जाओ, चाहे तुम शेयर्स बेचने जाओ, डिवेंचर्स बेचने जाओ, इन्वेस्टर क्या देखेगा, फाइनल अकाउंट। वो देखेगा तेरा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट कैसा है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये कमाई का जरिया है। हम लोग एक पीएल और बैलेंस शीट बनाने का मालूम है 5,000 रुपया लेते हैं, और हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग को क्या करना है, अपना मजदूर को देना है। हम लोग का मजदूर कौन होगा, बीकॉम का बच्चा लोग, आर्टिकल लोग, जो सीए इंटर पास करके आया है वो लोग बना के देगा, हम लोग उन लोग को महीना का 1500-2000 रुपया दे देंगे और 5,000 एक क्लाइंट का हम लोग रखेंगे, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहां तक तो मेरे को सारा बात समझ में आ गया, बट मेरे को ये बताइए, मानिए हमको बैलेंस शीट का नहीं सुनना है, हमको आप इसका कहानी बताइए ना थोड़ा, इनकम स्टेटमेंट का कुछ कहानी, कुछ ऐसा जरूरी बात जो हम लोग को जानना जरूरी है। सबसे पहला बात, तुम लोग को कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का अंतर पता होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जो लोग भूल गए हम एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं, बाकी इसका वीडियो डला हुआ यूट्यूब पे। कैपिटल ये ना वंस इन 3-4 ईयर्स या 2-3 ईयर्स होता है, जबकि रेवेन्यू वाला जो भी खर्चा या कमाई है ना ये एवरी ईयर होगा। हम एक बार एक्सपेंस को लेकर समझाते हैं, ठीक है। आज मानो हम इस रूम में और बल्ब लगवाएं, क्या जरूरी है हमको नेक्स्ट ईयर इस रूम में और बल्ब लगवाना होगा? नहीं भैया, एक बार लगवा दिए 2-3 साल तक चलेगा। कैपिटल है या रेवेन्यू? कैपिटल ना भारी खर्चा एक बार में कर दो। हम यहां पे एक टीवी लगवाए थे, पीछे वाला बच्चा लोग को नहीं दिखता था तो हम बीच में एक और टीवी लगवा दिए, वो कैपिटल है या रेवेन्यू? कैपिटल। क्या मेरे को अगला साल फिर टीवी लगवाना होगा? मोटा खर्चा एक बार में हो गया। एक और एसी लगवा दिए, क्या खर्चा है? हम हर साल, या फिर हर साल हटाओ, यहां पे जो दीदी सफाई करती है वो क्या खर्चा है, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू है भैया, हर महीना हो रहा है, साल तो छोड़िए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट, ये सब क्या है? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कैपिटल और रेवेन्यू का? फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मेरे को ये बताओ, अब हम वो बात बता रहे हैं जिसके लिए हम तुम लोग को ये सब क्लियर किए। अगर हम कोई कैपिटल खर्चा किए, मानो हम कोई टीवी खरीदें, क्या हम उसको, क्या वो मेरे लिए खर्चा है? हाँ, बट क्या वो पीएल में जाएगा, ट्रेडिंग पीएल में? नहीं। क्यों? 2 रीजन है। पहला रीजन भैया, अगर आप एक बार में लाख रुपए का खर्चा दिखाएंगे, आपका प्रॉफिट तो 2.5 से गिर जाएगा। और दूसरा रीजन है कि पीएल कैपिटल खर्चा लेता ही नहीं है, लेकिन पीएल क्या लेगा? मानो ये टीवी बेच रहे हैं, उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, क्या वो पीएल लेगा? हाँ, टीवी को सेल करने पे जो प्रॉफिट लॉस होगा ना वो पीएल लेगा।
बट क्या खरीदेंगे तो वो पीएल लेगा, तो वो कहां जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा, जबकि सारा रेवेन्यू खर्चा पीएल में आता है। तो याद रहे, कोई कैपिटल बेचे, कोई कैपिटल सामान बेचे हैं, कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह बेचे, उस पर कोई कमाई नुकसान हुआ, वो पीएल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, ये मेन यही बस इतना सा रिकैप हम लोग के लिए जरूरी है। मेरे मन में एक सवाल उठा, और ये सवाल तूफान जैसे तुम लोग का आगे देखना हलचल मचाएगा अलग अलग क्वेश्चन में। हम बना रहे हैं 2022-23 का पीएल, 2022-23 का पीएल बना रहे हैं, ठीक है। और मानो जो दीदी हम लोग के यहां काम करती है, उनको हम सैलरी पे किए 22-23 का, क्या वो मेरा पीएल में आएगा? हाँ भैया, 22-23 का बना रहे हैं, 22-23 का सैलरी है, वो आपका पीएल में आएगा। दीदी मेरे पास आई, दीदी बोली भैया मेरे को ना बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत है, एक काम कीजिए ना, अप्रैल 2023 से लेके, देखो बेटा ये सब सुनते जाना तभी क्लियर होगा, अप्रैल 2000 हम लोग जो काम किए वो किसका किए, अगर हम तुम लोग को यहां पे दिखाएं तो मानो 22 कौन होगा, ये अप्रैल 22 से मार्च 23, वो बोली ना मार्च छोड़िए भैया, 23 अप्रैल 23 से लेके हमको जून 23 तक का सैलरी दे दीजिए ना, हम आपको उस टाइम काम कर देंगे। बताओ ये क्या हो गया मेरे तरफ से? भैया ये तो आपका एडवांस सैलरी हो गया। क्या ये 22-23 का है? क्या ये 22-23 का खर्चा है मेरा? नहीं ना, तो क्या ये पीएल में आएगा? नहीं आएगा। ये इस साल का पीएल में आएगा? ये 22-23 का पीएल में आएगा क्या? नहीं। तो ये कब का पीएल में आएगा? 23-24। ये बात क्लियर हुआ? मतलब भैया सिंपल सा बात, अगर इस साल का खर्चा या कमाई है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, यही बोलना चाह रहे हैं आप? हां। तो एडवांस सैलरी कहां चल जाएगा? बैलेंस शीट में। तुम अपील करो, तुम पहले ही उनको पैसा दे दिया, क्या अगले साल ये टाइम पे तुमको टेंशन होगा कि पैसा देना है? नहीं। तो ये क्या हो गया? एसेट। यही मानो कि 22-23 का सैलरी हम नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग रह गया, हम नहीं दिए, तो दीदी को तो पैसा नहीं मिला, लेकिन क्या वो सर्विसेज हमको दे चुकी हैं इस साल में? हाँ भैया। क्या 22-23 में वो खर्चा अक्रू हुआ, बकाया हो गया? हाँ भैया, आपको देना चाहिए था, आप नहीं दिया, आपका गलती। तो क्या ये पीएल में आएगा? इस साल का खर्चा है क्या? दिए कि नहीं दिए मत पूछो, पीएल ट्रेडिंग बनाते टाइम, वो ये लाइन में सब खत्म, ये लाइन समझाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ट्रेडिंग पीएल बनाते टाइम पैसा मिला या पैसा दिए मत पूछो, क्या वो इस साल का सामान है, क्या इस साल का खर्चा कमाई है, हां या ना, बस जोड़ दो। समझ रहा बात को? तो क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो इस साल का होता लेकिन हम नहीं दिए, पीएल में जाएगा? यस। लेकिन भैया मेरे मन में एक डाउट आया कि वो तो एक और जगह जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो इस साल का जो भी सैलरी का खर्चा होगा ना, उसमें भी जाएगा और बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में भी जाएगा। अभी तुम लोग को समझाते हैं, तुम लोग 12th तक जो पढ़ाई की है ना, तुम लोग का ब्रेन का कंडीशनिंग तुम लोग को नहीं दिखा रहा है कि आउटस्टैंडिंग पीएल में रहेगा। तुम लोग को फील आ रहा होगा कि कुछ गलत सीख रहे हैं, बट रियलिटी क्या है, पीएल में अगर इस साल का खर्चा है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम तुम लोग से एक सवाल पूछते हैं, अभी देखेंगे तुम लोग को क्लियर है कि नहीं। प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, सीवाई मतलब करंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होगा अगर करंट ईयर 22-23 है तो? 21-22। तुम 21-22 में एडवांस सैलरी दिया था 30,000, क्या वो 22-23 के पीएल में आएगा या फिर 21-22 में ही दिख गया होगा? भैया वो एडवांस हो गया था, लेकिन वो अक्रू कब हुआ, किस साल का खर्चा? इस साल का खर्चा, तो 22-23 में आएगा। अब क्लियर हो गया हम क्या बताना चाह रहे हैं? दैट्स इट। तो ये पॉइंट जो है हम लोग, देखो तुम लोगों को जो हम बुक से ही पढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये रहा जो पॉइंट हम तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ अकाउंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अनदर पीरियड। अलग अलग पीरियड का रहेगा, और मेन बात क्या है कि खाली करंट पीरियड का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? मेरे मन में एक सवाल उठा, मेरा एक दुकान है, ठीक है,
हम दुकान का पीएल बना रहे हैं, क्या उसमें हम पर्सनल खर्चा दिखा सकते हैं? नहीं। बट हम तुम लोग को एक बात समझाते हैं। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम एक दुकानदार ना अपना पीएल नहीं बनाता, दुकान का पीएल ही बना के दे देता है। अगर वो सोल प्रोप्राइटर है, वो दो अलग अलग काम करेगा नहीं, लेकिन अक्सर नहीं, हमेशा, यहां पे तो हमेशा क्या, कंपनी का अलग पीएल बनेगा और इंडिविजुअल का अलग। क्या बोले, अगर एक दुकानदार है वो क्या ज्यादा मेहनत करेगा, उसको दुकान के लिए लोन लेना है, वो एक ही पीएल में सब सल्टा के दे देता है। ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, मेन बात था कि खाली खाली कौन सा खर्चा, कौन सा कमाई, करेंट पीरियड वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर देखें यही वाला कहानी, सैलरी वाला। अगर करंट ईयर का सैलरी है तो वो कहां जाएगा, पीएल में। अगर करंट ईयर का सैलरी है बट आउटस्टैंडिंग है, कहां जाएगा, पीएल में तो जाएगा ही, प्लस बैलेंस शीट में, क्या नाम से, लायबिलिटी। अगर नेक्स्ट ईयर का एडवांस सैलरी दे दिए तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। किस साइड? क्या ये सब बात क्लियर हो रहा है? यानी कि भैया सिंपल वर्ड में कोई भी खर्चा है, अगर वो करंट ईयर का तो पीएल में जाएगा, करंट ईयर का होता लेकिन दिए नहीं तो कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में। ऑब्वियसली पीएल में ऐड होगा, वो बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रीपेड है, कोई खर्चा तुम पहले कर दिया, उसी को ना एडवांस खर्चा बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट। क्या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था? अच्छा बताओ ना, मानो कोई इनकम है, मानो ना तुम लोग ये रूम हमको भाड़ा पे दे के रखा है, तो ये रूम का रेंट लेगा ना, ₹1,00,000 मानो ले रहा है तुम लोग हर महीना, तो रेंट इनकम अगर करंट ईयर का है तो कहां जाएगा, आए तेरी तुम लोग ऐसा मुंह बना रहा है, इतना सा एरिया का बैंक मोड में ₹1,00,000 रेंट है, ठीक है, और पगड़ी जिसको बोलते हैं ना डिपॉजिट, वो 10 से 15 लाख रुपया, ठीक है, जगह महंगा है थोड़ा। करेंट ईयर कितना, पीएल। अच्छा एक बात बताओ, मानो कोई इनकम है जो इस साल अक्रू हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, मतलब इस साल मिल जाना चाहिए था, अरे तुमको इस साल का रेंट हम दिए नहीं, बोले कि बाबू अगले साल दे देंगे, तो क्या तुम लोग इस साल का पीएल में दिखाएगा? अगर इस साल का है पीएल में दिखेगा भैया, उसका तो बात ही नहीं है। हमको ये बताइए क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? हाँ। किस तरफ आएगा? और यहीं पे इनकम जो है, तुम लोग बोला कि भैया अगला साल का भी थोड़ा सा एडवांस दे देते ना 6 महीना का, तो वो क्या हो गया, इनकम टेकन इन एडवांस, तुम्हारे लिए क्या हो गया, एडवांस इनकम। और तुम इसको किस साइड दिखाएगा, बैलेंस शीट का। क्या वो इस साल का पीएल में आएगा? अगर इस साल का है तो पीएल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि कहीं लिखा नहीं है, बट ये कॉमन सेंस हो गया। क्लियर है? चलो यही सिखाना था तुम लोग को। अब हम बढ़ते हैं आगे। भैया ये क्या आप पूरा हरा पीला कर दिया? कोई टेंशन नहीं, यहां पे आओ। हाँ, एक बात बताओ, देखो ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर का अप्रोच बिल्कुल अलग है। अभी तक हम हर चैप्टर में तुम लोग को पढ़ाते थे, फिर सवाल पूछते थे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका तुम लोग को सवाल पूछेंगे तो जवाब आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग पीएल है, अगर इस साल का खर्चा था लेकिन हम पे नहीं किए, क्या वो ट्रेडिंग पीएल में आएगा? हाँ। अगर इस साल का खर्चा था और हम पे कर दिए, क्या वो ट्रेडिंग पीएल में आएगा? हाँ। क्या सीखे, पे किए या नहीं किए ट्रेडिंग पीएल को फर्क पड़ रहा है? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है कि इस साल का खर्चा है कि नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मानो कोई एक्सपेंस है जो इस साल हो गया, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, हम इस साल एडवर्टीजमेंट कर दिए। मानो हम 31 दिसंबर को मेरा बुक्स बंद करते हैं, मेरा नया बैच अभी 11 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग को भी बताते हैं कहानी। नेक्स्ट ईयर क्या है जो कि मई में होगा, जून में होगा? अबे इलेक्शन है जो कि मई में होगा, जून में होगा, ठीक है। तो क्या इलेक्शन टाइम हम लोग का एग्जाम होता है?
नहीं। हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लो कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो हम दिसंबर की जगह जनवरी में स्टार्ट करेंगे, है ना। अब मेरा किताब कब बंद हो रहा है, मेरा बुक्स कब बंद हो रहा है, 31 दिसंबर को। ठीक है भैया, आपका कहने का मतलब है 31/12 को आप किताब बंद कर दिए। लेकिन जो खर्चा हम करें कि एडवर्टीजमेंट का, वो तो साल के पहले कर दिया था, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, राइट। इस एडवर्टीजमेंट से मिलने वाला सेल हमको 2023 में मिलेगा कि 2024 में मिलेगा? तो क्या ये इस साल का खर्चा हुआ? तुम लोग देखो बारीकी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए तुम लोग को क्या समझाना पड़ रहा है हमको, कि जरूरी नहीं है खर्चा इस साल कर दिए तो वो इस साल का खर्चा हो ही गया। अगर हम ये सब कहानी को इस तरीके से नहीं समझाते और तुमसे पूछते हैं कि हम 2023 में एडवर्टीजमेंट का खर्चा किए, क्या वो इस साल का खर्चा है, तुम लोग बोलता हाँ। बट जब हम बोले कि इससे मिलने वाला बेनिफिट हमको अगले साल मिलेगा, तो क्या वो उसको इस साल का खर्चा मान सकते हैं? नहीं। और फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। डिफर्ड मतलब बाद में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिसका फायदा कब मिलने वाला है? बाद में। और ये डिफर्ड भैया ठीक है, सारा बात आपका समझे हम। डिफर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब आप समझा दिए, खर्चा आज हो गया, फायदा मिलेगा फ्यूचर में, इस साल मिलेगा नहीं। मेरे मन में सवाल उठ रहा है, क्या वो ट्रेडिंग पीएल में आएगा? हम क्या बोले हैं ट्रेडिंग पीएल के लिए? इस साल का खर्चा या कमाई है तो आएगा। बताओ जरा, क्या ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इस साल का खर्चा है? नहीं भैया नहीं है, मतलब पीएल में तो नहीं आएगा। जो पीएल में नहीं आएगा वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट। ठीक है, बट भैया बैलेंस शीट में इसको हम लाइबिलिटी में डाले कि एसेट में? बुद्धि लगाओ। तुम आज एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया, क्या अगले साल फिर से करेगा तुम? नहीं ना। तो तुमको फायदा मिल गया, और जो फायदा होता है वो किस साइड जाता है? असेट साइड में। ऐसे मत सोचना कि देखो अकाउंट्स है फीलिंग वाला चीज, लोग फीलिंग पे चलते हैं। तो एसेट को लेकर ना एक स्माइली वाला फीलिंग होता है, और लाइबिलिटी को लेकर एक रोता हुआ फीलिंग होता है। अब तुम लोग क्या सोचेगा? एक्सपेंडिचर है, नॉर्मली एक्सपेंडिचर को लेकर कैसा फीलिंग है? रोता हुआ फीलिंग। हम एकदम फीलिंग के हिसाब से बता रहे, तुम लोग कहां गलती करेगा? तुम लोग सोचेगा अरे एक्सपेंडिचर तो एक बुरा चीज होता है, और बैलेंस शीट में बुरा चीज किस साइड जाता है? लाइबिलिटी साइड। तुम लाइबिलिटी साइड डालते हैं। नहीं, ये वाला एक्सपेंडिचर तेरे लिए अच्छा है क्योंकि तुम पहले ही कर दिया है। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। सिमिलरली कोई इनकम है, पहले ही मिल गया, अगला साल का इनकम आज ही मिल गया। अरे मानो कोई बच्चा है, वो बोला भैया एक काम कीजिए, सीए इंटर भी हम आपसे पढ़ेंगे, लीजिए पैसा, ये मेरे लिए इनकम है, प्रीपेड इनकम है। बट क्या तुम लोग सीए इंटर में पहुंच जाएगा 22-23 में? नहीं। तुम लोग का कब है सीए इंटर? 23-24 में, सॉरी 23, अभी क्या चल रहा है? 23-24 चल रहा है। तुम लोग सीए इंटर में कब पहुंचेगा? तुम लोग पहुंचेगा 24-25 में। मेरे को बताओ, तुम लोग का सीए इंटर नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगा, लेकिन तुम लोग हमको करंट ईयर में दे दिया है, क्या बोलते हैं, फीस। क्या ये करंट ईयर का इनकम है? नहीं ना। तो क्या हम पीएल में दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। करंट ईयर का होगा तभी दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तुम लोग को ये चीज ही सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि करंट ईयर का है कि नहीं है। ठीक है भैया, ये जो आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, ये कहीं देखेला देखेला लग रहा है। तुम लोग एनपीओ में याद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे, सेम पीएल ही है वो भी। ठीक है, चलो ओके। अब इतना कुछ बता दिया ना, ये देखो यहां पर स्क्रीन, ये लाल पीला ब्लू जो है ये यही है, ठीक है, डरना मत। लेकिन फिर क्या आया? एक्सेप्शन। मानो तेरा फर्म में आग लग गया जिसके कारण सामान का नुकसान हुआ, क्या वो पीएल में आएगा? भैया आप बोले खाली रेवेन्यू नेचर का सामान पीएल में आएगा, राइट? और आग तो हर साल लगता नहीं है, तो हम उसको पीएल में नहीं दिखाएंगे। तुम लोग गलत है, तुम लोग गलत है। अगर लॉस बाय फायर होगा तो वो पीएल में आएगा, ठीक है? ये एक एक्सेप्शन है। क्या हमेशा आग लगता है? नहीं। भले ही ये कैपिटल नेचर का है, कभी कभी होता है, बट पीएल में आएगा। अब इसको लेके ना अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है।
कुछ लोग बोलता है कि अगर इन्वेंट्री में आग लगेगा तो दिखाना, वरना मत दिखाना, क्योंकि इन्वेंट्री क्या रेवेन्यू नेचर का चीज है, हर साल अंदर बाहर होगा। बोला मशीनरी में आग लगेगा तो मत दिखाना, बट हम लोग का सिलेबस के लिए कहीं भी आग लगे हम लोग को दिखाना पड़ेगा। भैया मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम उसका कराते हैं इंश्योरेंस। तो मानिए मेरा आग लग गया कोई सामान में, बट मेरे को इंश्योरेंस वाला पैसा भी तो देगा ना। तो हम क्या करें, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, जितना आग से नुकसान हुआ वो लिख दो और जितना इंश्योरेंस वाला देगा वो लिख दो। दूसरा, नेट में लिखो कि मेरे को ₹1,00,000 का नुकसान हुआ लेकिन 90,000 तो इंश्योरेंस वाला दे देगा, 10,000 का नुकसान हुआ। तो दो अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। मानो फायर हैज ऑकर्ड एंड डैमेज द फर्म्स प्रॉपर्टी, तो लॉस कहां जाएगा, पीएल में। कितना हद तक जाएगा, जितना का इंश्योरेंस नहीं है उतना, बाकी का क्या होगा, बाकी का इंश्योरेंस मेरे को दिख जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंश्योरेंस से पैसा मिल गया है? और ये भी आया भयंकर चीज, ठीक है, ये भी थोड़ा तुम लोग को समझना होगा। पीएल बना रहे हैं, अच्छा बताओ ना, लॉस बाय फायर पीएल में जाएगा कि ट्रेडिंग में जाएगा? वेरी गुड, पीएल में जाएगा। टू लॉस बाय फायर, डेबिट साइड में लो, ये भी सिखा दिए, डेबिट साइड में सारा खर्चा एंड लॉस, एंड क्रेडिट साइड में सारा इनकम एंड गेन। लॉस हुआ बाय फायर, क्या है, लॉस है, डेबिट साइड में जाएगा। मानो ₹1,00,000 का लॉस, लेकिन भैया मेरा जो प्लांट एंड मशीनरी था ना, ₹1,00,000 का लॉस हुआ जिसमें, उसमें ना 70,000 तो क्या था, इंश्योर्ड था। तो एक्चुअल लॉस कितना का, 30,000 का। तो अब यहां पे लॉस बाय फायर में कितना लिखेंगे, 1,70,000 या 30,000? 30,000 लिखो, क्योंकि एक्चुअली में लॉस इतना ही का है। और तेरा इनकम भी होगा ना, क्या चीज का भैया, अरे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा ना, अरे हम तेरे को प्रीमियम दिए थे कि कल को मेरा बुरा दिन आएगा तो हमको पैसा देना, मेरा आ गया बुरा दिन, लो पैसा। तो 70,000 यहां लिखा जाएगा। कहां पे, एग्जैक्टली तो फिर मेरे मन में सवाल उठा भैया कि यहां अगर आप 30,000 का नुकसान दिखाएं और आप 70,000 का फायदा दिखाएं, तो हम लोग को नेट में कितना का फायदा हो रहा है, ये देखें तो 40। बट रियलिटी ऐसा कुछ है क्या, नेट में क्या हो रहा है, नेट में लॉस हो रहा है। तो क्या ये तरकीब सही रहेगा? तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, देखो तुम लोग को अब हम बहुत ध्यान से समझा रहे हैं। अगर तुम लोग इंश्योरेंस क्लेम लिखा है तो यहां पर क्या लिखना होगा, टोटल लॉस कितने का है, तब निकला ना 30,000 का नेट लॉस। लेकिन अगर हम 70,000 नहीं लिखेंगे तो खाली नेट लॉस बाय फायर लिख सकते हैं। क्या ये बात याद रहेगा? फिर दिखा सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा मत करना। सही तरीका है 1,00,000 दिखा दो कि हाँ भैया 1,00,000 से नुकसान हुआ था, बट 70,000 का पैसा आ जाएगा। अच्छा चलो नहीं, यहां तक तो कहानी ठीक है कि ₹1,00,000 जितना का नुकसान, सिंपल, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिंपल, जितना का नुकसान हुआ डेबिट कर दो, जितना का पैसा आएगा क्रेडिट कर दो, खेल खत्म। यहां तो माथा लगाना ही नहीं है, माथा लगाने वाला बात अब आएगा। क्या इंश्योरेंस क्लेम मेरे को मिल गया है? नहीं भैया, ये तो इंश्योरेंस क्लेम ऐसे ही दे देगा, एक इंस्पेक्शन टीम आएगा, हमको एफआईआर करना होगा, 50 फॉर्मेलिटी है, फिर मिलेगा। तो करंट ईयर में तो मिला नहीं, तो क्या ये इंश्योरेंस क्लेम मेरा करंट ईयर का इनकम है? हां, ये इनकम अक्रू तो करंट ईयर में हो गया है, बट रिसीव फ्यूचर में होगा। और फिर ये खाली यहीं पे दिखेगा, फ्यूचर में तेरे पास इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है ना, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। समझा? देखो तुमको बहुत सारा तरीका से ये सब बात पढ़ाया जा सकता है। मेरे को मालूम है आधा घंटा लगेगा, हम पूरा पीएल तुम लोग को पढ़ा देंगे, जिसमें तुम लोग को रटने का टेक्निक बता देंगे, बट फाउंडेशन निकल जाएगा। इंटर में तुम लोग क्या करेगा, फाइनल में तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग एक अच्छा सीए अकाउंट्स रट के कभी नहीं बन सकता। अकाउंट्स का बेसिक चीज़ आना ज़रूरी है, एक एक हम लोग को चीज़ पता होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट में दूसरा वर्ड अकाउंटेंट है भाई। तुमसे अकाउंट का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कितना शर्म वाला बात है, भले ही सीए बन जाए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इतना कुछ सीखे कि अगर लॉस बाय फायर में पूरा अमाउंट लिखे हैं तो फिर इंश्योरेंस क्लेम को भी दिखाना होगा, इंश्योरेंस क्लेम को दिखाएंगे तो फिर बैलेंस शीट में भी आएगा।
अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया भैया कि हम यहां पे नेट में 30,000 दिखा दिए, तो इंश्योरेंस क्लेम तो इनकम में नहीं दिखेगा, तो क्या बैलेंस शीट में लिखना है कि नहीं लिखना है? हम यहां पे कितना दिखाएं? सब कुछ माइनस उनस करके, लाख रुपया माइनस 70,000 कितना आया? 30,000 दिखा दिए हम। तो फिर ये नहीं दिखाएंगे? हाँ, ये नहीं दिखाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल नहीं दिखाएंगे। क्या इसको बैलेंस शीट में फिर भी दिखाना होगा? हाँ, ये आने वाला है ना फ्यूचर में पैसा, तो दिखाना पड़ेगा। समझा बात को? तो घूम फिर के बार बार 100 बात का एक बात यह है, फ्यूचर में कमाई होने वाला है एसेट, फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, आज ही पता चल गया क्या है? लाइबिलिटी। करंट ईयर में अक्रू होगा, फ्यूचर में हाथ से जाएगा, तो वो बैलेंस शीट में आने वाला है। लेकिन खाली करंट ईयर का चीज है तो वो पीएल में रहेगा। तुम लोग को अगर सिंपल वर्ड में बताएं, खेल है करंट ईयर का और पेमेंट का। करंट ईयर का है तो कहां जाएगा? पीएल में। पेमेंट हो गया, कोई टेंशन लेना है क्या? नहीं। करंट ईयर का है, कहां जाएगा? पीएल में। पेमेंट नहीं हुआ, क्या होगा? अब इसका बैलेंस शीट में भी दिखेगा। देखो, इंश्योरेंस क्लेम करंट ईयर का था, पैसा नहीं मिला है करंट ईयर में, बैलेंस शीट में गया था ना। बहुत ये चीज तुम लोग को कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ये एक समरी है। हर्ष आया नहीं अभी तक? वॉशरूम गया ना? ठीक है। और करंट ईयर, अगर मानो करंट ईयर का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है, क्या वो पीएल में आएगा? नहीं। लेकिन भैया पेमेंट हो गया, करंट ईयर का है नहीं, लेकिन हम पेमेंट कर दिए, एडवांस सैलरी दे दिए है दीदी को, तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट। समझ रहा है बात को? तो ये रटने का जरूरत नहीं है, ये फील करते करते आगे बढ़ना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, वेरी गुड। चलो, यहां तक तो तुम लोग तेज बना। एक सवाल का जवाब दो। मेरा ये टीवी खरीदे, ठीक है? नहीं, टीवी हटा देते हैं। मानो मेरा टीवी का काम है, मेरा गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम टीवी का खरीद बिक्री कर रहे हैं। अब अगर मेरा इन्वेंट्री का दाम बिलो सेलिंग प्राइस गिर गया, हम ये टीवी बेचने वाले थे 30,000 में, लेकिन मार्केट में ऐसा माहौल हुआ कि मेरा इसका दाम गिर गया, गिर के हो गया कि हमको उसको बेचना पड़ेगा 20,000 में, तो क्या जो मेरा नुकसान हुआ है 10,000 का, उसको हम पीएल में दिखाएंगे? बुद्धि लगाओ, हाँ या ना। कितने जन बोल रहे हैं हाँ? रेज योर हैंड। लॉस ड्यू टू फॉल इन सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू, क्या ये पीएल में आएगा? मन बोल रहा है ना कि नहीं भैया, ये तो थोड़ा गड़बड़ बात लग रहा है हमको, नहीं आना चाहिए, राइट? राइट। चलो, अगला सवाल देते हैं। किसी को तुम माल उधार बेचा और तुमको दिख रहा है कि वो बैड डेट होने वाला है, तो उसके लिए तुम प्रोविजन बनाएगा। प्रोविजन मतलब कुछ पैसे साइड करके रख देगा कि हम हिम्मत बांधे हैं, मेरा लाख रुपया का नुकसान होने वाला है। क्या ये पीएल में डेबिट साइड में आएगा? हाँ भैया। तो ये एग्जांपल में आप बाद में बताकर क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? टीवी का वैल्यू गिर गया, क्या मेरा एक्चुअली में कैश का आउटफ्लो हुआ? नहीं। क्या पीएल को मतलब है कैश का आउटफ्लो से? नहीं ना, वो पीएल में आएगा। अरे तेरा नुकसान होने वाला है, क्या एक्चुअली में नुकसान हुआ? नहीं, फिर भी पीएल में आया था ना। मतलब पीएल को मतलब है कैश का इनफ्लो आउटफ्लो से? नहीं। मतलब अगर मेरा टीवी का दाम मार्केट में गिर जाएगा, हम बैठ के रोएंगे ना, मेरा नुकसान हो गया, तो ये नुकसान का हम क्या करेंगे? पीएल का डेबिट में डालेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया? एक बात बताइए, आप एक शब्द का इस्तेमाल किए फेयर वैल्यू, ठीक है? हम जो बता रहे हैं ना, इसका फाउंडेशन से लेके कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं भी ये वर्ड एग्जाम में डालेगा तो डरना नहीं है। फेयर वैल्यू, फेयर का मतलब वाजिब, ट्रू एंड फेयर, सच एंड वाजिब होना चाहिए। तो फेयर मतलब वाजिब। इसका वाजिब दाम कितना है? 30,000। और हम कितना पे ही बेचेंगे? 30,000 पे। लेकिन ये 30,000 घट गया और 20,000 हो गया, तो मेरे को होने वाला था फायदा, लेकिन अब होगा फायदा, उल्टा क्या हो गया? 10,000 का लॉस। ऐसा कब करते हैं ना हम लोग ना, एसेट्स को दो तरीके से मेजर करते हैं इंड एएस के अकॉर्डिंग। एक फेयर वैल्यू और दूसरा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हम जितना में खरीदे मेरा बैलेंस शीट में उतना पे दिखते जाएगा।
फेयर वैल्यू का मतलब हम खरीदें, इसका दाम बढ़ेगा तो हम भी बैलेंस शीट में बढ़ाएंगे, इसका दाम घटेगा तो हम भी बैलेंस शीट में घटाएंगे। और बैलेंस शीट में दाम बढ़ाने घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीएल से इफेक्ट देना पड़ेगा, तब ना बैलेंस शीट में हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में दूसरा असर कहां गया इसका, समझ रहे हैं, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्लियर है। चलो वेरी गुड, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम तुम लोग को जो बताने जा रहे हैं ये लाइफ टाइम काम आने वाला है। इन्वेंट्री अकाउंट। व्हाट इज इन्वेंट्री अकाउंट? भैया इन्वेंट्री अकाउंट का मतलब स्टॉक का, स्टॉक कितना है क्या है। तुम लोग इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा, तुम लोग को उसमें डाउट आया, फ्यूचर में तुम लोग और जो सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, फॉर एग्जांपल कॉस्ट, एफएम, एसएफएम, एससीएमपी, इंटर और फाइनल में इन्वेंट्री का झलक वहां पे भी है। तो ये इन्वेंट्री का बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट मी डू वन थिंग, हम तुम लोग के सामने ना दो अलग अलग चीज बनाएंगे और तुम लोग को ना दोनों के बीच का सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दिखाएंगे, ठीक है। लेट मी डू इट वंस। हाँ बाबू ठीक है, हाँ चलो यहां पे देखना है, ठीक है। ये क्या है, इन्वेंट्री अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मेरे को पहले ये बताओ कि इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट एक्सपेंस लॉसेस ड्राइंग क्या होता है, एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। क्या तेरे इन्वेंट्री अकाउंट में तुमको अभी कुछ भी दिख रहा है, नहीं। अचानक से इसमें पिछले साल वाला ओपनिंग स्टॉक को हम लाना चाहते हैं, तो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक अगर हम लाएंगे तो इसके कारण मेरा एसेट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, तो टू ओपनिंग स्टॉक, या फिर क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस बीडी। वेरी गुड। अच्छा भैया इस साल हम कुछ और इन्वेंट्री खरीदें तो वो क्या हो जाएगा, उसके कारण एसेट बढ़े तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेजेस। क्या कभी लिखते हैं टू इन्वेंट्री, नहीं ना, तो टू परचेजेस, ठीक है। देखो हम लोग इन्वेंट्री अकाउंट का बना रहे, लेकिन कभी तुम लोग बनाया है जिंदगी में इन्वेंट्री अकाउंट, नहीं, ये खाली हम सिखा रहे तुमको, इन्वेंट्री अकाउंट बनता नहीं है कभी, परचेजेस। अच्छा इसमें हो सकता है ना कोई क्या हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो। आज हम ये कंप्यूटर लाए, कंप्यूटर लाके लगा दिए, लेकिन इसमें विंडोज चढ़ाने के लिए एक आदमी आया जो 500 लिया। कंप्यूटर का हमको 20,000 पड़ा, लेकिन वो आदमी हमसे 500 लिया। हम तुमको कितना बताएंगे, कंप्यूटर कितना में पड़ा, 20,500 में। अच्छा इस कंप्यूटर में हम अलग से ना लैमिनेशन करवाए हैं, क्या उसका दाम जोड़ के बताएंगे, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब वो अनिवार्य है, अरे लैमिनेशन कराना अनिवार्य है, ऑप्शनल है ना। बट क्या विंडोज नहीं चलाएंगे तो हम कंप्यूटर चला सकते हैं, नहीं चला सकते, अनिवार्य है। तो दोनों को ऐड करके यहां पे दिखाएंगे, राइट, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मेरा माल बिकेगा, और माल बिकेगा तो इन्वेंट्री बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, बाई COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बताओ ना ये एट सेलिंग प्राइस है या एट कॉस्ट प्राइस है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है क्या, नहीं। और यही वो खेल है जिसके कारण इन्वेंट्री का जन्म हुआ है और ट्रेडिंग अकाउंट का जन्म हुआ है, ठीक है। और लास्ट में क्या, बाई, भैया अब मेरे को इसको बंद करना है तो बैलेंस सीडी करेंगे। बैलेंस सीडी क्या बताता है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हुआ ना ये बनाने में। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी एक खाली डब्बा है। अचानक से तुम बिजनेस शुरू किया तो पिछले साल का बैलेंस इस साल आया तो टू, ठीक है। नॉर्मल रूल क्या है ट्रेडिंग पीएल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, लेकिन भैया ओपनिंग स्टॉक तो मेरा ना लॉस है ना एक्सपेंस है,
एक बार के लिए मान लो ओपनिंग स्टॉक का तुम पैसा देके खरीद रहा है, तो वो एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हो गया तो कहां जाएगा? डेबिट में। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अब आपका कहानी मेरे को सही लग रहा है भैया, ठीक है। अच्छा, और खरीदे होंगे तो परचेजेस, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको भी 2 कर दिए, क्या कोई दिक्कत? और जो साल के अंत में बचेगा उसको बाई करके बंद करेंगे। ये सब तो तुमको समझ आया क्यों हुआ? सारा खर्चा इस साइड, अरे तुम परचेज किया तो खर्चा हुआ या कमाई हुआ? खर्चा हुआ। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ट्रेडिंग पीएल डेबिट होगा। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट है तो पीएल में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक में क्या बोले? मानो कि हम ओपनिंग स्टॉक खरीदे हैं और क्लोजिंग स्टॉक में मान लो कि हम उसको बेच के बंद कर दिए हैं, मान लो, ऐसा किए नहीं है। बट खेल हुआ यहां पर बाई सेल्स, यहां क्या था? बाई सीओजीएस। ये सीओजीएस एट कॉस्ट प्राइस था और ये एट सेलिंग प्राइस है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भैया ये एट सेलिंग प्राइस है। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या ओपनिंग स्टॉक हम सेलिंग प्राइस पे दिखाए थे? क्या परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हम सेलिंग प्राइस पे दिखाए हैं? हम तो खाली सेल्स को सेलिंग प्राइस पे दिखाए हैं। तो ये बात गलत नहीं है। तो इसके कारण किसका जन्म होगा? इसके कारण होगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस का जन्म। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इस तरफ आएगा और लॉस होगा तो, और क्योंकि ये लास्ट में आ रहा तो इस पे क्या लग जाएगा? सीडी। क्या कोई दिक्कत? ट्रेडिंग कितना अच्छा से बनाना सीखे। और भैया ये ट्रेडिंग आप बनाना सीखे, हमको समझ में आया, हमको इससे दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत है कि आप इन्वेंट्री अकाउंट क्यों सिखाए? आप मेरे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग को आप बुला लिए इतना खूबसूरत दिन में और ये कर रहे हैं हम लोग के साथ, बेकार बेकार चीज सिखा रहे हैं। देखो, इन्वेंट्री, मेरा बात को गौर से सुनते जाना। इन्वेंट्री तुमको निकालने बोल सकता है, तुमको सीओजीएस निकालने बोला और तुमको सेल्स दिया गया है, तुम क्या करेगा? धाए से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा, सेल्स से माइनस करेगा, क्या निकल गया? सीओजीएस निकल गया। तुमको ओपनिंग स्टॉक निकालने बोला, बाकी सब कुछ दे दिया, तुम क्या देखेगा? मेरे को सीओजीएस दिया या सेल्स दिया? सीओजीएस दिया तो इन्वेंट्री अकाउंट बनाओ, ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब नहीं है। सेल्स दिया तो जरूर कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो ढूंढ के निकालो। मेरा ओपनिंग स्टॉक या परचेजेज या क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी निकल जाएगा। क्या ये सारा बात क्लियर है? तो इन्वेंट्री निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का एक झलक जरूरी है, क्योंकि इन्वेंट्री चैप्टर में तुम लोग को दिक्कत ही मेन होता होगा कि भैया वहां पे ना ग्रॉस प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस और एट कॉस्ट दे दिया है और फिर हम लोग को सीओजीएस निकालना है। वो क्यों निकालना है यहां बताया गया। अगर इन्वेंट्री का अकाउंट बनाता तो सीओजीएस पे बनता, बट कभी बनाया है जिंदगी में लोग? नहीं, तो सेल्स बनाया। अब ये वाला इन्वेंट्री का अकाउंट बोला हम इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनाएंगे, पाप चढ़ता है। बोले ठीक है मत बनाओ। तो क्या करें हम? हमको मानो निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, हम क्या करें? तुम ये डेबिट वाला सारा चीज को ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट वाला सारा चीज को यहां पे माइनस कर दो। क्या क्या माइनस हो जाएगा? माइनस सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग का जो है, सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस आएगा। अब इसमें से कुछ भी नहीं पता है ना तुम लोग को, उसको एक्स ले लो और सॉल्व कर लो। मानो तुम लोग को परचेजेस नहीं पता तो ये सब कुछ पता होगा। परचेजेस को एक्स ले लो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्स लेके सॉल्व करना आता है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इतना सा पार्ट पे हम इतना वक्त दिए, हम इंश्योर किए हैं, तुम लोग फील भी नहीं कर सकता है कि तुम लोग का इंटर और फाइनल का जो सफर है वो ये समझ लिया तो कितना आसान हो जाएगा। मेरे को खुद को ना सीओजीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ठीक है। फिर मेरे को समझ में आया कि ओके, हम लोग यहां पे ओपनिंग स्टॉक ये सब कुछ कॉस्ट पे दिखाए, सब कुछ कॉस्ट पे दिखाए, लेकिन सिर्फ सेल्स प्रॉफिट पे दिखाए। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है वो किस पे निकलता है? ऑन सेल्स पे निकलता है। कल को मेरे को कॉस्ट सीओजीएस निकालना होगा तो खाली सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है ये सारा बात समझने में? ये सब कुछ क्लियर हो गया? लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। वेरी गुड। तो अगर हम लोग बुक से देखें एक बार, ये देखो स्टेटमेंट में किया ना मेथड वन। मेथड वन में क्या किया? सीओजीएस। क्या सीओजीएस प्रॉफिट को कंसीडर कर रहा है? प्रॉफिट को क्या कंसीडर करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट को कंसीडर किया जाएगा, है कि नहीं? ओके।
ठीक है, अब दो टर्म समझ लो, बड़ा आसान दो टर्म। माल रिटर्न होता है। मानो तुम लोग कौन है, तुम लोग एक शॉपकीपर है, रिटेलर, तो तुम लोग दो टाइप का रिटर्न फेस करेगा। एक तो जो हम स्टार्टिंग में बाहर भेजे थे, मेरे यहां से निकला था, वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तुम स्टार्टिंग में बाहर, अगर रिटेलर है, तुम बाहर कब भेजेगा माल को, जब सेल होगा। और बेचा हुआ माल अगर रिटर्न हो जाए तो क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न। अच्छा, तेरे पास रिटर्न अंदर आ रहा है कि तुम दे रहा है, अंदर आ रहा है ना, तो सेल रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। ये याद रखने का ट्रिक है, बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि रिटर्न इनवर्ड कौन सा है और आउटवर्ड कौन सा है। तो रिटर्न इनवर्ड क्या हुआ, सिंपली रिटर्न मेरे को हो रहा है, अगर मेरे पास आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड, मेरे यहां से जा रहा है तो रिटर्न आउटवर्ड। पहला ये सोचो, तो तुमको पता चल गया कि मेरे पास आ रहा है, रिटर्न इन हो रहा है। अगर आज इन हो रहा है तो पहले क्या हुआ होगा, आउट। और हम पहले आउट कब करेंगे, परचेज में करेंगे या सेल में करेंगे, सेल में। तो ये कौन सा है, सेल रिटर्न। समझा। इसी तरीके से बात करते हैं रिटर्न आउटवर्ड का। आउट मतलब बाहर जा रहा है। आज अगर बाहर जा रहा है तो पहले कहां गया होगा, अंदर आया होगा। और पहले अंदर कब आएगा, परचेज करने पे माल अंदर आएगा या सेल करने पे, परचेज करने पे। तो यहां क्या हो जाएगा, परचेज। बच्चा लोग, हम तुम लोग को रटवाना नहीं चाह रहे हैं, हम तुम लोग को वो ट्रिक दे दे रहे हैं, एग्जाम में फंसेगा तुम लोग। 99.99% बच्चा ना रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड देखता है ना, तो उसको बैठ के सोचना पड़ता है कि ये क्या है, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है जो लोग रटता है उनको। बट तुमको क्या करना है, ये वर्ड पकड़ना है। कौन सा वर्ड, इन या आउट। अगर इन है तो आज इन हो रहा है, पहले क्या हुआ होगा, जो वर्ड दिमाग में आएगा ये उसी का रिटर्न है। क्या ये तरीका क्लियर हो गया, कभी दिक्कत होगा लाइफ में। सिमिलरली कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। अरे कैरेज का मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। एक तरफ से मान लो तुम लोग भाड़ा देगा ना, आज हम एक रिटेलर है, मेरे पास टेम्पो या ट्रक में माल आता होगा, मेरे पास माल आया और हम उसका पैसा दिए, ये पैसा माल आने का पैसा है ना, बताओ कैरेज इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, कैरेज इनवर्ड होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कैरेज इनवर्ड नहीं देंगे तो क्या हम वो माल बेच सकते हैं, नहीं। तो कैरेज इनवर्ड भैया आप कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि आपका कहने का मतलब था कि जो मेरा दुकान में लाने के लिए जरूरी हो खर्चा उसको ऐड करो। तो हां, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। बट मानो मेरा काम है, मानो हम कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉप है मेरा, हम फ्रिज बेचें और फ्रिज वाला जो आदमी है, टेम्पू वाला, वो फ्रिज को कस्टमर का घर तक ले जाएगा, तो ये कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड, क्या ये मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। अरे दुकान में तो माल आ गया ना, क्या मेरे को सामान लाने के लिए दुकान तक कैरेज आउटवर्ड करना पड़ा, नहीं, बट इनवर्ड करना पड़ा। इसी से हम लोग एक बहुत गहरा बात सीखे कि कैरेज इनवर्ड जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहला इंपॉर्टेंट बात आप भैया हमको सिखाएं, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, अक्सर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये फ्रेट एंड कैरेज है ना, अक्सर कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट होगा, बगल में लिख लो 99% ऑफ द टाइम। अगर क्वेश्चन बोला कि कैरेज आउटवर्ड कंपलसरी है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो उसका क्या मतलब है, वो भी डायरेक्ट बोलना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग में डालना चाह रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा बात को गौर से सुनो। बच्चा लोग बहुत बार क्या करता है कि भैया कोई भी परचेजेस होगा ना, हम लोग यहां पर लिख देंगे, लेकिन जो रिटर्न इनवर्ड है ना उसको लेस नहीं करेंगे, उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो क्या हम सही कर रहे हैं बेटा, आंसर तो तेरा सेम आएगा, बट लॉ क्लियरली बोला कि परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करके नेट परचेज लिखना है, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करके नेट सेल लिखना है। तो क्या हम लोग सही कर रहे थे, नहीं भैया सही नहीं कर रहे थे। क्लियर है कहानी, ठीक है भैया। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा गया है इंश्योरेंस एंड कस्टम, क्या यह बात सही है, नहीं। तुम लोग आज एक बात बताओ, तुम लोग में से कितना जन का IRCTC में अकाउंट है। IRCTC एक ऐप आता है जिसे टिकट होता है। तुम लोग जब लाइफ में कभी भी टिकट किया, तुम लोग वहां पे देखा 2-4 रुपया कुछ लेता है इंश्योरेंस का नाम का। तो आज के टाइम पे ना हर चीज का इंश्योरेंस हो रहा है।
₹3 करके, हर चीज का इंश्योरेंस हो रहा है। तुमको अपना नाखून का भी इंश्योरेंस कराना है, तुम करा सकता है, इसका धंधा चल रहा है मार्केट में। तुमको पता है वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट नेल है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तुम लोग देखेगा तो घिन आएगा, इतना लंबा हो चुका है वो, और उसका भी इंश्योरेंस कराया गया है। तो एवरीथिंग, हर वो पॉसिबल चीज जिसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, एवरीथिंग। अरे इनफैक्ट मालूम है तुम लोग को, कस्टम किसका होता है, खर्चा बताओ तो। हाँ, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराते हैं, किसके द्वारा खर्चा, सामान आएगा जाएगा तो कस्टम लगेगा, शिप, नदी के द्वारा, ठीक है। क्या भैया नदी में मेरा माल आ रहा है और नदी में जहाज डूब गया, उसका इंश्योरेंस होगा? हाँ भैया, उसका भी होगा। तो एक बात बताओ मेरे को, वो डायरेक्ट खर्चा या इनडायरेक्ट खर्चा है? क्या ऑप्शनल होता है आईआरसीटीसी में तुम लोग को ₹3 देना? नहीं ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट खर्चा। तो एक बात बताओ, यहां पे जो कस्टम एंड इंश्योरेंस है, इसमें पहले कौन सा वर्ड आया, कस्टम, मतलब ये कौन सा वाला इंश्योरेंस का बात हो रहा है, कस्टम वाला का, तो ये डायरेक्ट हो गया ना। इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल इंश्योरेंस रहता, क्या वो डायरेक्ट खर्चा होता? नहीं। तो ये बात को समझना जरूरी है, क्योंकि कस्टम वर्ड पहले आया और हम तुम लोग को रीजंस बताए हैं कि कस्टम, अरे शिप से माल आएगा ही नहीं श्रीलंका से, तो क्या हम इंडिया में बेच पाएंगे? नहीं। और जब ये लॉ बन चुका है कि माल अगर कस्टम में चढ़ेगा तो इसको इंश्योरेंस कराना है, तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। वेजेस क्यों डायरेक्ट होता है, हम बताए थे ना, दिहाड़ी होता है एक कार्टून पे कितना, हम बता सकते हैं। गैस, वाटर एंड फ्यूल, ये जरूरी नहीं है हमेशा डायरेक्ट हो, अगर फैक्ट्री वगैरह है तो डायरेक्ट होगा। सिमिलरली फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री है तो डायरेक्ट होगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो डायरेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। भैया अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ये सब के बारे में, तो क्या करना है, डायरेक्ट मान लेना, क्या कोई दिक्कत? एक बात बताओ, मेरा ये साइड का टोटल आया 5 लाख और ये साइड का टोटल आया 3 लाख। क्रेडिट में क्या था, मेरा इनकम बढ़ा या एक्सपेंस, तो मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो जो प्रॉफिट है वो किस साइड आएगा, टू साइड में। क्रेडिट बढ़ा है, बैलेंस आया डेबिट साइड में, बैलेंस जब डेबिट साइड में आया तो प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली उल्टा सीन कर देंगे अगर कि मेरा डेबिट साइड यानी कि खर्चा वाला साइड ज्यादा है और इनकम वाला साइड, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, किस साइड करेंगे? बट मेरे मन में एक डाउट आया भैया कि क्या ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एक टाइम पे हो सकता है? कभी नहीं। या तो तुम मुनाफा में रहेगा या तो तुम नुकसान में रहेगा। क्लियर है भैया? दोनों सेम आ गया तो ना प्रॉफिट हुआ है ना। क्लियर? ठीक है भैया। तो घूम फिर के अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को याद रखा जाए तो पहला कि ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस खाली फोकट में कहां आ जाएगा, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में। एंड सेल्स एंड क्लोजिंग कहां आ जाएगा, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो कहां आएगा, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट और अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस। कौन सा, ग्रॉस या नेट? ग्रॉस। फिर हम लोग ये बात बताएं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गोडाउन तक, फैक्ट्री तक, ये सब जगह तक माल लाने के लिए जरूरी हो, जैसे कि फ्रेट पेड, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय भी एक टाइप का तुम समझ लो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं मेन काम पे। ये बात जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग सबको ट्रायल बैलेंस बनाया था, याद है? ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक के लेके कुछ बात हुआ करता था। कौन याद दिला सकता है मेरे को? कुछ बताए थे क्लोजिंग स्टॉक को लेके हम। सही जा रहा था तुम, फिर बोलता याद नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख गया ना तो वो सीधे बैलेंस शीट में दिखेगा, वो ट्रेडिंग में नहीं दिखेगा। और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक याद करो हम दिखाए थे तुम लोग को एक जगह पे, ट्रायल बैलेंस में नहीं था, बाहर, क्वेश्चन के बाहर था, तो वो ट्रेडिंग में आएगा। भैया क्लोजिंग स्टॉक का कहानी कुछ ऐसा है
कि वो एक लौता ऐसा अकाउंट है ना जो दो जगह जाएगा, पीएल में भी और बैलेंस शीट में भी। बाकी सारा चीज कहां जाता है, खाली और खाली पीएल में। उसका इफेक्ट भले बैलेंस शीट में आता है, जैसे कि फिक्स एसेट लेस डेप्रिसिएशन, बैड डेट लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भले कर देते हैं, लेकिन क्या एज अ सेपरेट आइटम बैलेंस शीट में दिखता है वो सब? क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के कुछ नहीं। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ दो जगह जा सकता है। अब हम एक बार ट्रायल बैलेंस में दिखा दिए, फिर हम फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे, सॉरी पीएल में दिखाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। दो जगह जा रहे हैं कि तीन जगह जा रहे हैं? तीन। कभी तीन जगह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में? बस इतना याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ दो जगह जाएगा। क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो तो तुम लोग से हम इलस्ट्रेशन 1 बनवाना चाहेंगे। 5 मिनट है, रफ में सब कोई इलस्ट्रेशन 1 बनाओ। इलस्ट्रेशन 1 में दो चीजें निकालनी है, COGS भी और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर भी। तो भैया एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए। ये क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन नाउ। ये क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस। किस साल का? 2020 का। नीचे ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। नीचे है क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 3 लाख। तो ये क्या है क्रेडिटर्स का? क्रेडिटर्स मेरा क्या काम में आता है? क्या निकाल सकते क्रेडिटर्स से? ये सोचो। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या निकल सकता है? क्रेडिटर कौन होता है? जिससे उधार परचेज किए, तो मेरा क्या निकलेगा? परचेजेस। मतलब भैया यहां पे जो परचेज, अच्छा ट्रायल बैलेंस क्या होता है? उसमें सिर्फ करेंट ईयर का होता है या फिर जितना पैसा दिए सबका होता है? ये बताओ। ये तो एक्यूमुलेट करके दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। तो हम लोग इस साल का परचेजेस निकाल पाएंगे। तो पहले क्या निकाला जाए, COGS या फिर क्रेडिटर्स का अमाउंट? बिना COGS तुम क्रेडिटर नहीं निकाल पाएगा। निकाल भी सकता है, अलग अलग तरीका होता है, बट हम लोग जो मेथड करने वाले हैं उसमें हम लोग पहले क्या बनाएंगे? देखो बेटा, ये जो सम है ना, ये प्रॉपर सम नहीं बल्कि ये एक पर्टिकुलर टाइप है। ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो फ्यूचर में जाके तुम लोग को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देगा ना, उसमें क्या करेगा, ये दो चीज नहीं दिया हुआ होगा और क्वेश्चन में कहीं बोलेगा भी नहीं कि तुमको निकालना है, तुमको अपना बुद्धि लगा के निकालना होगा। तो उसका तैयारी यहां पर हो रहा है, तो एकदम ध्यान से समझते जाओ। सबसे पहले मेरे को सेल्स दिया, ये सेल्स एट कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? अगर COGS लिखा है तो कॉस्ट, नहीं तो सेलिंग। ये क्या है? एट सेलिंग प्राइस। तो इसमें प्रॉफिट होगा। तो इसको अब हम लोग सही करने के लिए क्या करेंगे, क्या बना दे तो सही हो जाएगा? या तो ट्रेडिंग बना सकते हैं भैया लेकिन मेरे को ट्रेडिंग बनाना है क्या? मेरे को क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है क्या? नहीं, मेरे को निकालना है COGS। तो भैया हमको याद आ रहा है, आप एक स्टेटमेंट बताए थे, डेबिट वालों को ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10 लाख है ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेजेस कितना का दिखाया? अच्छा, क्या ट्रेडिंग अकाउंट को मतलब है कि वो इस साल का है कि अगले साल का है? ट्रेडिंग अकाउंट को मतलब है इन्वेंट्री अकाउंट को था क्या? नहीं ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक? भैया क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भैया ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक एक बार ऑलरेडी आ चुका, तो क्या वो फिर से दिखेगा यहां पर? लेकिन भैया आप तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे, आप तो इन्वेंट्री अकाउंट बना रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? हम साथ में क्यों दिखाए थे? क्योंकि उस पर लगने वाला लॉज ऑलमोस्ट सेम है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रायल बैलेंस में आ चुका, मतलब उसका इफेक्ट दे दिया गया है। क्या यहां पे फिर से देने का जरूरत है? नहीं। ये माना जा रहा है कि ये जो परचेज है ना, इससे माइनस होने के बाद लिखाया गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? तो हम लोग का क्या वैल्यू निकला? कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? कुछ भी लिखा है? भैया यहां पे लिखा है अदर एक्सपेंस। क्या डायरेक्ट वर्ड लिखा है? नहीं, डायरेक्ट नहीं मानेंगे। आगे बढ़ो, कितना आया? ये क्या निकला? COGS। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या निकालना था? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कैसे निकालें? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए क्या? उससे तो निकल जाएगा। चलो ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट मतलब क्रेडिटर्स का क्या बना रहे हैं?
लेजर। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है या एसेट है? लाइबिलिटी बढ़े तो इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी कितना रुपया? क्या इस साल हम क्रेडिटर को कुछ पे किए, ऐसा लिखा है? नहीं भैया, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है। क्या इस साल मेरा क्रेडिटर बढ़ा? भैया ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं, जब क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को लेके कुछ भी नहीं बोलता है तो हम लोग मानते हैं कि जितना हम लोग परचेज किए ना, सारा का सारा किस पे है? क्रेडिट पे। ठीक है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानना है? क्रेडिट पे मानना है। अभी बहुत बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, एग्जाम में गलती करेगा, फिर घर में आके रोएगा। कुछ नहीं बोला तो क्या मानना है? क्रेडिट पे मानना है। ठीक है, तो भैया उस हिसाब से आपका कहने का मतलब है कि बाई परचेजेस यहां पे आएगा। बिल्कुल यही तो हम कहना चाह रहे हैं। तो परचेजेस तो भैया 10 लाख का था, लेकिन हम 3 लाख रुपया क्या बोले हम, क्या बोले थे वहां पे कि अगर तेरा क्लोजिंग स्टॉक यहां पे है तो हम लोग क्या मानेंगे कि परचेज जो है वो आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद आया है। तुम अगर दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, ठीक है, ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग में परचेजेस यहां लिखाता है मानो 1 लाख रुपया और क्लोजिंग स्टॉक है मानो 30,000 रुपया। तो ये करने के जगह हम सीधे लिख सकते हैं ना, परचेजेस कितना? 70,000। क्या किए? 1 लाख से 30,000 माइनस किए, तब ये आया, राइट। सिमिलरली यहां पे जो हम लोग 10 लाख लिखे परचेजेस, ये कैसे आया होगा? 13 माइनस 3 करके। तो एक्चुअली में कितना था? 10 लाख प्लस 3 लाख, कितना लाख था? 13 लाख। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। क्या अपने पास क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है क्या? बताओ ना। हाँ भैया है, थैंक यू काका जी। 2 बैलेंस शीट कितना रुपया? 13 प्लस 3 16 माइनस 4 12 लाख। ये क्या आ गया? भैया बैलेंस आया ना, पीएल में डालेंगे। क्या क्रेडिटर्स नॉमिनल अकाउंट है? खर्चा है कोई? कमाई है? नहीं, ये एसेट या लाइबिलिटी है, और एसेट या लाइबिलिटी का बैलेंस पीएल में जाएगा, बैलेंस सीडी में जाएगा। लेकिन भैया बैलेंस सीडी तो ऑलरेडी दिया गया है, तो क्या होगा? बैंक हो जाएगा। यानी कि हम क्रेडिटर को कितना का पेमेंट किए हैं? 12 लाख का। ये जो चीज तुम लोग आज सीखा है ना, ये चीज ऐसा जगह तेरा नाक में दम करने वाला तुम लोग सोच भी नहीं सकता है। सिंपल, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं होगा और हमको बैठ के बुद्धि दौड़ाना होगा ना कि पहले सीओजीएस निकालना है, फिर क्रेडिटर को कितना पेमेंट किए वो निकालना है। तो ये चीज का बेसिक से स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या किसी बच्चा को कोई दिक्कत है? सबको क्लैरिटी मिल गया? एक बार रिपीट कर दे अगर तो। सीओजीएस निकालने बोला है, देखो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे है। अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक है, टेंशन खत्म, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, तुम्हारा सीओजीएस निकल जाएगा। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक को अलग से माइनस करना पड़ेगा, पहला इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी है, परचेजेस जितना दिख रहा है कॉपी पेस्ट मार दो, मानो कि माइनस करने के बाद आया है, यानी कि एक्चुअली में कुछ और था, माइनस कर दिए क्लोजिंग स्टॉक, तब ये वैल्यू आया है। सीओजीएस निकल गया, फिर निकालना है पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, जो बैलेंस फिगर आएगा वो टू बैंक आएगा। अगर बैलेंस सीडी ऑलरेडी आ चुका है तो, नहीं तो क्या आएगा? बैलेंस सीडी आएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना कि ये जो परचेसेस है ये ट्रायल बैलेंस से कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस है वो कब आए? क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके लिखना पड़ेगा अगर यहां क्लोजिंग स्टॉक है तो। अगर यही क्लोजिंग स्टॉक नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता तो कुछ दिक्कत होता क्या? नहीं। यहां पे कितना होता? 13 लाख होता। ठीक है, ओके। आओ ना इलस्ट्रेशन 2 बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में तुमको प्रॉपर बोल दिया ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री पास करना है। भैया क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? क्लोजिंग एंट्री मतलब कि जो जो चीज यहां पे दिख रहा है वो लास्ट में कहां जाएगा, बैलेंस शीट में या पीएल में, उसका जर्नल एंट्री पास करना है। तो भैया बैलेंस शीट में तो जर्नल एंट्री पास नहीं करना पड़ता है ना? नहीं। थोड़ा बुद्धि लगाओ, इसको बनाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 चीज निकालने बोला, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला और नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री पास करने के लिए बोल दिया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सिंपली बन जाएगा।
अच्छा ट्रेडिंग टू, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है 1 लाख, फिर टू परचेजेस कितना है, लेकिन 6,72,000 है ना, लेकिन रिटर्न है कितने का, तो कितना आया, ऐसे ही दिखाना है, बुद्धि मत लगाना कि रिटर्न को नहीं दिखा के सीधे 6 लाख दिखा दे, जीरो मिलेगा। फिर क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हाँ, क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हाँ, तो दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 डायरेक्ट एक्सपेंस और अंदर में लिख देना वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, कितना कितना है, कैरेज इनवर्ड कितना है 30,000 और वेजेस, और तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। बाई सेल से क्या, कितने का, लेकिन रिटर्न कितना आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड 1 लाख, कितना आ जाएगा, एंड बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, तो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट टू साइड में आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया 4,20,000। ट्रेडिंग के जस्ट नीचे क्या बनता है पता है, तो ये जो इस तरफ आया ना, ये पीएल में किस तरफ लिखा था, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अब क्या होगा, इससे सारा इनडायरेक्ट खर्चा माइनस होते जाएगा, इनडायरेक्ट कमाई ऐड होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो कोई दिक्कत था ही नहीं भैया, दिक्कत था जर्नल एंट्री में। आओ देखते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीनत तुम ही ना बोली थी नहीं हो पाएगा जनरल एंट्री पास, कौन बोला था, जनरल एंट्री पास कर ली, चलो यहां पे ध्यान दो। एक बात बताओ ना, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सब ट्रेडिंग का किस साइड में गया, डेबिट साइड, टू साइड। क्या हम जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, ये 4 चीज, हाँ भैया कर सकते हैं, तो वही किया, एंट्री नंबर 1 मानो, ठीक है, क्या है, ट्रेडिंग टू 4 चीज। एंट्री नंबर 2 क्या हम बोल सकते हैं, क्लोजिंग टू ट्रेडिंग, सेल्स टू ट्रेडिंग, क्या बोलना गलत होगा, एकदम सही होगा भैया। तो देखो सेल्स टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग, है ना, और लास्ट में क्या निकला था, ग्रॉस प्रॉफिट। भैया ये तो आप मजाक कर रहे हैं हम लोग के साथ, जो आप हम लोग को लेजर बनवाए उसी को आप जनरल एंट्री चिपका दे रहे हैं, वही तो करने बोला है ये लोग, वही तो करने बोला है। क्या यहां पे कोई एसेट लाइबिलिटी दिख रहा है तुम लोग को, हाँ भैया ओपनिंग इन्वेंट्री है लेकिन ट्रेडिंग में भी तो जाएगा, हाँ भैया क्लोजिंग इन्वेंट्री है लेकिन ट्रेडिंग में भी तो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हम लोग का 1 2 3 4 5 चीज हो गया, बचा क्या क्या, परचेजेस सेल्स। तो परचेजेस सेल रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, ये लोग के बीच में दोस्ती दिखाए थे ना माइनस करके, तो यहां पे भी कर देंगे। अरे बताओ ना, रिटर्न आउटवर्ड मतलब अंदर आया हुआ चीज बाहर गया, अंदर कब आया होगा, जब हम परचेज किए होंगे, तो ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न। परचेज में क्या होता है, स्टॉक बढ़ता है, और परचेज रिटर्न में क्या होता है, स्टॉक गिरता है। स्टॉक होता है एसेट, गिरे तो क्रेडिट, परचेज आउटवर्ड रिटर्न को डेबिट कर दिया गया, ठीक है। टू परचेजेस, परचेजेस गिरा ना भाई, परचेजेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेंट्री को, तो देखो परचेजेस को क्रेडिट किया। अभी बोले ना एसेट गिरे तो क्रेडिट किया। सिमिलरली सेल्स के साथ किया, मतलब भैया जो ऊपर किए हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने तक, उसको जनरल एंट्री में दिखाने को ही यहाँ पे नेसेसरी जनरल क्लोजिंग एंट्री बोला जाएगा। हाँ कोई एसेट या लायबिलिटी होगा तो उसके लिए क्लोजिंग एंट्री पास होगा क्या, नहीं, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। बाकी सबका क्लोजिंग कहां पे होता है, पीएल या फिर ट्रेडिंग में से किसी एक में। क्या किसी बच्चा को कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। यहां पे हम लोग का ट्रेडिंग खत्म होता है। एक ब्रेक लेते हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का, 2:30 पे मिलते हैं और पीएल भी कंप्लीट किया जाएगा। चलो बाय।